हेलो फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। चैप्टर है एनिमल किंगडम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ओके, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपके सामने आएंगी अगर हम कॉमन फंडामेंटल फीचर्स जो हमने बना रखे हैं उनको अकाउंट में नहीं लेते हैं तो। ठीक है, सर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होना चाहिए सभी बच्चों को। तो कॉमन फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ना भाई। इफ वी नॉट कंसिडर, अगर हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ऐसा होगा वी विल पुट, क्या हम क्या कर देंगे, इंसेक्ट है, ईगल है, रेट है, इन सभी को क्या कर देंगे, एक ही ग्रुप में प्रेजेंट कर देंगे ना भाई, एक ही ग्रुप में रख देंगे इनको। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, फिर इनको आइडेंटिफाई करना, फिर क्लासिफिकेशन करना, सारा हमने ऐसा क्या कर दिया, सबको खत्म कर दिया हमने। तो जितने भी फंडामेंटल फीचर हैं आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, अगर तुमने उनको नहीं लिया अपने अकाउंट में, यानी कि उनको कंसिडर नहीं किया, तो देयर वुड बी क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी टू प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल। तो हम एनिमल्स को पूरी तरह से क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, फोर लिम, यानी फोर आर्म होती है, फोर लिम कह दीजिए इसे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कुछ ग्रास्पिंग के लिए यूज होती है, फ्लाइंग के यूज होती है, स्विमिंग के लिए भी यूज होती है और रनिंग के लिए भी यूज होती है। मान लो अगर ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो जो फोर आर्म होती है वो ग्रास्पिंग में यूज होती है। ठीक है, फ्लाइंग के लिए, अगर बर्ड्स की, अगर हम विंग्स की बात करें, बर्ड्स में क्या होता है, विंग्स होते हैं, फ्लाइंग के लिए यूज होती है। ठीक है, वेल में क्या होता है, फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर मतलब स्विमिंग करने के लिए यूज होते हैं। हॉर्स में क्या होती है, लेग होती है, और जिनको यूज करता है वो रनिंग में करता है। ठीक है, तो अब इनकी हम बात करें तो दे आर लुक डिसिमिलर, पूरी तरह से डिसिमिलर दिखती हैं। ठीक है, अगर हम इनकी मोर्फोलॉजी देखते हैं तो सिर्फ क्या देखा हमने, मोर्फोलॉजी देखी और हमें ये लुक डिसिमिलर दिख रहे हैं, बट इनकी ओरिजिन क्या है भाई, इनकी ओरिजिन बिल्कुल सेम है, यानी कि ये एक ही एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर इन सब का। ठीक है, तो ये कंसीडर करी जाती है, ये होमोलोगस में आती हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर भी कंसीडर करा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है पीएमटी में। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपने कॉमन फंडामेंटल फीचर्स को कंसीडर नहीं किया तो आप इनको क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसका जो चेंजिंग हो रहा है, आपको लगेगा कि एक बर्ड उड़ रहा है उसके पास भी विंग है, और एक इंसेक्ट है उसके पास भी विंग है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लुक सिमिलर, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो रख दो भाई इनको एक सेम क्लास में, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि ओरिजिन उनकी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है, और इनको कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इन्होंने अपने आप को कन्वर्ज कर लिया एक जैसा बनने के लिए, बट इनकी जो ओरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढालते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन फंडामेंटल फीचर्स बहुत जरूरी हैं अगर आपको किसी भी एनिमल की क्लासिफिकेशन करनी है। अदरवाइज आपने अगर इनको कंसीडर नहीं किया तो आप एनिमल्स को मिक्स अप कर दोगे, बर्ड्स को एनिमल में रख दोगे, मैमल को उठाकर बर्ड्स की जगह रख दोगे। ठीक है, तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो ये सारी जो छोटी छोटी हमने कंसिडरेशन करी थी, जैसे कि हमने सेगमेंटेशन के बेस पे क्लासिफाई करा, सीलोम के बेस पे किया, ब्लड सर्कुलेशन पे किया, और मतलब हमने सेगमेंटेशन वगैरह हो गया, और काफ़ी सारे फीचर्स हमने देखे, ओविपेरस है, विविपेरस है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों को हमने कंसीडर में लिया था। नोटोकॉर्ड को भी लिया भाई, इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है। ठीक है, वर्टिब्रा कोलम को भी लिया हमने। ठीक है, बाकी उनकी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हमने क्लासिफिकेशन करी थी। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इफ़ यू आर गिवन ए स्पेसिमेन, अगर हम आपको कुछ एक ऐसा स्पेसिमेन दे दें, जैसे कि आपको क्लास में करने के लिए दे दी जाता है कि बेटा अब ये आपके सामने एक स्पेसिमेन रखा हुआ है, अब आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होगी इसे क्लासिफाई करने के लिए। क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, तो भाई एक स्पेसिमेन जैसे कि हमें क्लास में दे दी जाता है, बेटा ये दी बताइए ये एक एनिमल रखा हो, अब इसके बारे में क्या अप्रोच होगी आपकी। तो भाई सबसे पहले हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम देख रहे थे, तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन करने का हमारा बेस होता है, यानी कि हमारे कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। नंबर एक होता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, क्या देखो बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, या तो भाई सेलुलर हो सकता है, या फिर टिश्यू होता है, या ऑर्गन होता है। जैसे कि आपको पता है सेलुलर किस में होता है, फर्स्ट में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट कौन होता है, पोरीफेरा होता है भाई ना, होता है ना भाई, पोरीफेरा का अंदर क्या होता है, सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। टिश्यू लेवल का कितने में होता है, टिश्यू मतलब सेकंड और सेकंड मतलब होता है दो में प्रेजेंट होगा, सिलेंट्रेट में होगा और टीनोफोरा में होगा। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। यानी सिलेंट्रेट को क्या बोलते हैं हम, भाई बोलो ना क्या बोलते हैं, क्या निडेरियन भी इन्हीं को बोला जाता, हाँ भाई इनको निडेरियन भी बोलते हैं। अब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये प्लेटी हेलमेंट से ऑनवर्ड, यानी प्लेटी हेलमेंट के अंदर भी क्या होता है, टिश्यू लेवल का होता है क्या, नहीं भाई ऑर्गन लेवल का होता है। ठीक है, कभी ये बोला गया वो मिक्स कर देता है टिश्यू ऑर्गन लेवल, यानी कि टिश्यू में क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, तो क्या है, प्लेटी हेलमेंट्स है। तो
एस के एलिमेंट्स है, जितने भी एस के एलिमेंट है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, सबके पास क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, क्योंकि वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या था अपन का फर्स्ट स्पेस, मतलब ये आपकी फर्स्ट अप्रोच हुई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक किया। सेकंड अप्रोच में आप क्या चेक करोगे, सिमेट्री चेक करोगे कि भाई वो रेडियल सिमेट्री है या बायलेटरल सिमेट्री है। आप जानते हो कि आपने फर्स्ट लेक्चर अगर देखा होगा तो रेडियल सिमेट्री है जो किस में पाई जाती है, सिर्फ भाई रेडियल सिमेट्री किस में मिल रही है, भाई बताइए ना, सिलेंट्रेट में मिल रही है और टिनोफोरा में मिल रही है, ठीक है। और याद इंपॉर्टेंट एक चीज और बताया था मैंने, रेडियल जो सिमेट्री होती है वो जो अडल्ट होता है, कौन अडल्ट होता है, इकाइनोडर्मेटा, उसके अंदर भी क्या मिलती है आपको, रेडियल सिमेट्री मिलती है, और बाकी सब में क्या मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। मगर याद रखना लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा में क्या मिलेगा आपको, बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए थोड़ा याद करा दिया यहाँ पे। बॉडी कैविटी के बेस पे भी आपने क्या करा, क्लासिफाई किया है कि भाई किसमें सीलोम प्रेजेंट है और किसमें नहीं। अगर मान लो स्पेसिमेन अगर भाई एसिलोमेट है, मतलब प्लेटीहेलमिंथ का है, या फिर एस्केहेलमिंथ का है, या एनिलिड का है, तो आप क्या करोगे, उसके सीलोम के बेस पे भी उसमें लिख दोगे भाई ये एसिलोमेट है या सूडोसिलोमेट है या सिलोमेट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आता है आपके पास सेगमेंटेशन। अब इस एनिमल में आप क्या चेक करोगे, सेगमेंटेशन। भाई सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं है। आप जानते हो ट्रू सेगमेंट किस किस में मिलते हैं भाई, एक तो मिलता है आपको एनिलिडा में मिलता है और कॉडेट्स में मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी देखोगे क्या इस एनिमल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है या नहीं। अगर एब्सेंट है तो उसका नाम दे दीजिए, और अगर प्रेजेंट है तो क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है या ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन, ये भी देख सकते हैं। अब आता है जर्म लेयर के बेस पे भी हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर वो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब उसमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ओके, यानी कि मीजोडर्म इसमें नहीं प्रेजेंट है। यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, यानी कि एक्टो भी होगी, मीजो भी होगी और एंडो भी होगी, ठीक है। तो अब ये समझ में आ ही गया होगा आपको। तो अब ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप उसकी क्लासिफाई करना है। तो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इज क्लासिफिकेशन। मतलब जो है एनिमल्स के अंदर आप चेक करते हो कि भाई बॉडी कैविटी में सीलोम कौन सा है, किस टाइप का, तो किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है बेटा। देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड एज ए, क्या बोलते हैं उसे, कि भाई ये इंपॉर्टेंट फीचर है क्लासिफिकेशन करने का। समझ में आया नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी, यानी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, किसमें प्रेजेंट होती है कैविटी, बिटवीन द बॉडी वॉल और गट वॉल। ये है एक इंपॉर्टेंट फीचर है एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। अब बॉडी कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म, अगर वो लाइन है मीजोडर्म से तो उसे कहेंगे सीलोम है बेटा ये। अब सीलोम 3 टाइप के होते हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट। एसिलोमेट में कौन आते हैं, प्लेटीहेलमिंथ्स आते हैं, और जिनमें नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और सूडो मतलब होता है झूठा, ठीक है, सूडो मतलब झूठा। तो एस्केहेलमिंथेस आते हैं, और एस्केहेलमिंथेस का दूसरा नाम क्या बेटा इनका, नेमेटोडा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि नेमेटोड्स फॉर्म में बॉडी कैविटी तो बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ब्लास्टोसील, बट बॉडी कैविटी लाइन नहीं होती, नॉट लाइन, याद रखना बेटा, नॉट लाइन बाय द मीजोडर्म। इसलिए क्या होते हैं, वो बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी कैविटी को अच्छे से नहीं डिजाइन करते हैं, स्कैटर फॉर्म में रहते हैं। अब बात है ट्रूसिलोमेट। ट्रूसिलोमेट का मतलब होता है एनिलिडा से ऑनवर्ड, जितने भी एनिलिडा से, एनिलिडा और उसके आने वाले आगे फाइलम सब में क्या मिलेगा, ट्रूसिलोम मिलता है। यानी कि हियर द कंप्लीट लाइनिंग कॉल्ड एज ए पेरिटोनियम बोलते हैं, और ड्राइव फ्रॉम द मीजोडर्म से होती है, और लाइंड और कवरिंग बाय द बॉडी कैविटी। समझ गए, यहाँ पे ट्रू लाइनिंग हो जाती है मेजोडर्म की बॉडी कैविटी में, ठीक है। इस तरीके से ट्रूसिलोमेट कहलाते हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया है। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में। यानी कि इंट्रासेलुलर क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर विद इन, याद रखना बेटा, कहाँ, विद इन द सेल, यानी कि एक इंडिविजुअल सेल है बेटा, उसके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल लिए उसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल है, यानी कि सेल के अंदर फूड वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर डाइजेशन चल रहा है, और जो प्रोडक्ट बना डाइजेशन होने के बाद अब उसको क्या करना है, डिफ्यूज कर देना है सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में।
जिस जहां भी जरूरत होगी वहां पे भेज दो भाई। ये है बेटा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है कहाँ? आउटसाइड द इंडिविजुअल सेल, सेल के बाहर होता है, यानी कि कैविटी में होता है। और कैविटी में क्या करते हैं? एंजाइम, जितने भी एंजाइम होंगे हमारे, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से निकले हुए, कोई भी इंटेस्टाइन से एंजाइम होंगे, वो सेक्रेट कर दिए जाते हैं, कोई भी एलिमेंट्री कैनाल या कैविटी में वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आने के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो बनता है, एनर्जी मिलती है, अब उसको क्या कर देना है? ट्रांसपोर्ट कर देना है भाई। अपन ट्रांसपोर्ट कर देंगे, डिफरेंट एरियाज में भेज देंगे, लो भाई आप भी एटीपी ले लीजिए, आप भी एनर्जी ले लीजिए। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन बाय द इंडिविजुअल सेल। हाँ, हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया किसके लिए? इंडिविजुअल सेल्स के लिए। समझ में आया नहीं? अगर आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया है तब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंने एक लार्वा के ऊपर एक पूरी स्लाइड अपलोड करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा अगर आप हायर क्लासेस के स्टूडेंट हैं। अगर 12th और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं पे सफिशिएंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच डज नॉट इन्वॉल्व ए लार्वल स्टेज। याद रखना, लार्वा नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट करेगा, ठीक है, इसे कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा ना भाई, उसके पास क्या मिलेगा? लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। न्यूली हैच यंग वन होंगे जो रिजम्बल करेंगे अपने एडल्ट से, यानी कि जो जैसे ही हैचलिंग हुई, यानी कि एग से जैसे ही बच्चा बना, बच्चे बनने का एग से जैसे ही निकलेगा, वो अपने मदर और फादर से क्या करेगा? यंग वन होगा जो अपने मम्मी पापा से मैच करेगा, ठीक है। एग से क्या बना? डायरेक्ट यंग वंस का फॉर्मेशन हुआ। बट यहाँ पे देखिए, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहां पे न्यूली हैच्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है, यंग वंस होते हैं, वो जो एग से निकलते हैं वो नॉट रिजेंबल, याद रखना, नॉट रिजेंबल विद दियर पेरेंट्स, अपने अडल्ट से रिजेंबल नहीं करते हैं। इसका मतलब एग था, एग से फूटने के बाद क्या बना बेटा? लार्वा बना। लार्वा के बाद क्या बनता है? फूपा नहीं है बेटा, ये पूपा है। क्या है? प्यूपा। और पीपा के बाद बनता है बेटा अडल्ट। और अडल्ट होता है जो अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसे कहा जाता है बेटा मेटामॉर्फोसिस। अगर किसी बच्चे को मेटामॉर्फोसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो लार्वा की स्लाइड अपलोडेड है, वहां जाकर पूरी तरह से देखें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पेक्यूलियर फीचर दैट यू फाइंड इन पैरासाइटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स। बेटा आपने देखा ही होगा, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर वो डेवलप करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपके पता ही है, फ्लैटवर्म यानी कि टेपवर्म और लीवर फ्लूक आता है। समझ में आया नहीं? टेपवर्म होता है, ये क्या करा देता है? टेनियसिस करा देता है, टेनिया सोलियम है, कराता नहीं कराता है। तो पैरासाइटिक फीचर आर फ्लैट बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है भाई? फ्लैट बॉडी हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एडेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास, यानी कि जिन्हें कहा जाता है सकर और हुक्स होते हैं, यानी कि दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सकर अकेला भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक, याद रखना। हम पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में हर जगह पूछा चुका है। सकर इज प्रेजेंट इन लीवर, फ्लूक में प्रेजेंट होता है जो कि लीवर रोड डिजीज करा देता है। और हुक और सकर दोनों प्रेजेंट होते हैं टेपवर्म के अंदर। क्वेश्चन यही से डिजाइन हुआ था, ठीक है, याद रखना। हुक और सकर प्रेजेंट इन टेपवर्म में, दोनों प्रेजेंट हैं टेपवर्म, मगर लीवर में क्या प्रेजेंट है? सकर, मतलब सक करता रहता है, ठीक है। हेल्प कर देंगे गेट टू अटैच, मतलब ये अटैच करेंगे, यानी कि अपना गए और इंटेस्टाइन में जाकर क्या हो गए? अटैच हो गए इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और आपको नाम से ही पता चलना चाहिए, लीवर फ्लूक होता है वो लीवर में प्रेजेंट होगा और टेपवर्म तुम्हारा इंटेस्टाइन में मिलेगा, ठीक है। अगर आपको डाइसेक्ट करके निकालना है, डॉक्टर बनोगे ना भाई, अपन निकालेंगे फिर डॉक्टर बन जाओगे आप। पैरासाइटिक की जो बॉडी होती है उसके ऊपर कैसा होता है? थिक टेगुमेंट होता है। अब थिक टेगुमेंट का मतलब क्या भाई? ये अपने ऊपर बेटा एक प्रोटेक्टिंग क्या कर लेती है? कवरिंग बना लेती है। जैसे कि आप जानते हैं होस्ट के पास क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस होता है ना भाई, एंजाइम होते हैं। अगर इसके पास ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती तो वो एंजाइम क्या कर देते हैं? इसकी बॉडी को डाइजेस्ट कर देते हैं ना भाई, जैसे हम फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए वो बच जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो याद रखना, टेगुमेंट आल्सो यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी होस्ट से क्या करता है? ये यूज करा जाता है, हेल्प करता है। पैरासाइटिक होते हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास क्या होता है? उनके पास क्या क्या नहीं होता? जैसे ही पैरासाइट जाता है बॉडी के अंदर अटैच हो गया, अब उसे जरूरत नहीं रही डाइजेस्टिव ऑर्गन की। क्यों? क्योंकि वो तो बना बनाया खाना खा रहा है ना भाई, अब उसे जरूरत क्या? वहीं के पास जितना चाहिए उतना लेता रहेगा। और लॉस ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गन, अब उसको जब एक बार अटैचमेंट हो गई तो अब वो क्या, उसे क्या दौड़ लगाने की जरूरत है? अब उसने लोकोमेट्री ऑर्गन भी
भगा दिए, यानी कि कोई जरूरत नहीं है अब उसे लोकोमोशन करने की, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टेपवर्म होता है और लीवर फ्लूक होता है, परफॉर्म करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा जब अंदर बॉडी के अंदर पहुंच गए हैं, अब उनको ऑक्सीजन की जरूरत क्या है, उन्होंने अपना सर तो घुसा दिया है कहाँ, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर, अब वहां से खा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये अपना रिप्रोडक्शन होता है, इतना अच्छे से डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं बेटा, इतना अच्छे से डेवलप करते हैं, भर भर के नंबर निकाल रहे होते हैं, अपने तादाद बढ़ा रहे होते हैं लाखों करोड़ों में, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन आर रिड्यूस एंड एब्जॉर्ब और एब्सेंट कहते हैं, यानी कि इनकी सेंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो या तो बिल्कुल कम हो जाती है या फिर पूरी तरह से एब्सेंट हो जाती है। ये सारी चीजें बताई हमने, एक सकर हुक्स प्रेजेंट होना, पैरासाइटिक की थिक टेगुमेंट का फॉर्मेशन होना, और लेग डाइजेस्टिव ऑर्गन, लेक ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, लीवर फ्लूक, टेपवर्म, ये सारी चीजें सुनकर आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि व्हाट आर द रीजन दैट यू can think of for the arthropod to constitute the largest group of the animal kingdom। ये कौन कौन से रीजन दोगे आपकी आर्थ्रोपोडा का जैसे लार्जेस्ट नंबर होता है पूरे किंगडम में, एनिमल किंगडम के अंदर, ऐसा क्यों भाई है, ऐसा क्या है आर्थ्रोपोडाज के पास जो ये हर जगह सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं इसके अंदर इंसेक्ट हैं, लोकस्ट हैं, फ्लाई हैं, स्पाइडर हैं, लोकस्ट वगैरह सारी चीजें आ रही हैं। कॉकरोच वगैरह किस में आता है भाई, कॉकरोच की तादाद बहुत ज्यादा है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं ना भाई। अब इसके पास क्या होता है, हम यहां से चलते हैं, हम यहां से क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो इसके पास क्या होती है, टफ क्यूटिकल कवरिंग होती है, यानी कि इसकी बॉडी होती है जो उसके ऊपर क्या होता है, टफ क्यूटिकल कवरिंग होती है। अभी इसको प्रोटेक्ट करेगा ना भाई, कैसे प्रोटेक्ट करेगा भाई, आर्थ्रोपोडा को ये जो टफ क्यूटिकल प्रोटेक्ट करेगी आर्थ्रोपोडा को, कहां से, अगेंस्ट द प्रेडेटर। भाई प्रेडेटर आएगा खाने के लिए, ठीक है, एक तो छुप जाएंगे ये, और नंबर दूसरी बात छुपेंगे नहीं तो इनको खाने की कोशिश करेगा, तो इनकी जो विंग्स होती हैं बेटा वो काइटेनियस की बनी होती हैं, ठीक है, तो उनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो खुद ही बीमार हो जाएगा भाई खाने वाला, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है बेटा, जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं। अब इनके पास लेग हैं तो ये टेरेस्ट्रियल रीजन में हर जगह पाए जाएंगे, यानी कि सर्वाइविंग ऑन लैंड ऑलमोस्ट एनी इन्वायरमेंट, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बचेगा जहां पे आपको आर्थ्रोपोडाज नहीं पाए जाएंगे। और बॉडी को इनक्लोज हो जाती है बाय काइटेनियस क्यूटिकल हो जाता है, जिसे हम एक्सोस्केलेटल कहते हैं। जैसे आपको पहले ही बता दिया हमने कि काइटेनियस बॉडी होती है, एक्सोस्केलेटल होता है, जिसकी वजह से हर जगह सर्वाइव कर जाता है, हॉट टेम्परेचर हो या फिर कोल्ड एरिया हो, हर जगह मिलेगा आपको आर्थ्रोपोडा। और वेरियस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन देखो खतरनाक है, यानी कि रेस्पायरेशन हर तरीके से कर लेता है, ट्रेकिया का यूज कर लिया, बुकलंग का यूज कर लिया, बुकगिल का यूज कर लिया, यार अजीब बात है यार, हर तरीके से यूज कर रहा है, तो भाई तादाद तो अपने आप ही इंक्रीज होगी ना भाई। इसका हम देख रहे हैं रीजन वाई द आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, रीजन, ठीक है। तो वेरियस टाइप के माउथ होते हैं इसके पास, जैसे कि सकिंग माउथ हो गया, और बहुत सारी बनावटी होती है, ठीक है, यानी कि इसका माउथ की जो वेरिएशन है, यानी कि सकिंग टाइप के होते हैं, च्यूइंग टाइप के होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के एरियाज में रहकर ये अपना डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन से अपना काम चलाते हैं और अपनी तादाद को बढ़ा रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और वो भी लिख सकते हो जैसे बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोमेट एनिमल होते हैं, तो इस वजह से भी इनका नंबर है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ के ऊपर। तो ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेस्कुलर सिस्टम इन द क्रस्टस, जितने भी हमें दिए हैं, व्हाट इज द वेस्कुलर सिस्टम इन द क्रस्टस्टिक्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका करेक्टर है भाई, हैं, पोरीफेरा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा भाई। टीनोफोरा में पढ़ा, नहीं पढ़ा भाई। इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा, हाँ भाई बिल्कुल पढ़ा ना इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में क्या हुआ कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम था जो प्रेजेंट था इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है, पाजी सर की आवाज में सुनो, ये ना भाई अपन लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, और फूड कैप्चरिंग में भी काम करता है और रेस्पिरेशन में भी काम करता है ना। इसका काफी सारे फंक्शन होते हैं भाई, इसका लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग एंड रेस्पिरेशन में करता है ना भाई। अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंसिस्ट होता है ना भाई, एरे ऑफ द रेडिएटिंग चैनल होता है, ट्यूब फिट्स होती हैं और मेड्रिपोराइट्स होती हैं। समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। अगर ऐसे ही क्वेश्चनों के बारे में आपको आगे पढ़ना है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए भाई। अरे नंबर बढ़ा दो यार बच्चों, प्यार की झप्पी